फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज आज हम अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ये जो वीडियो सीरीज चल रही है यानी विधि शास्त्र की ये जो सीरीज चल रही है, आज ये उसकी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम कल कर चुके थे और उस पर आप लोगों का जो प्रतिक्रिया थी आप लोगों की काफ़ी बेटर देखने को मिली है। आशा करता हूँ उससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली। तो आज हम अपनी सेकंड वीडियो देखते हैं जो एक परिभाषा से संबंधित है। यानी अब देखो, हमने पढ़ लिया कि विधि शास्त्र क्या है, हम इतना पढ़ चुके हैं। और विधि शास्त्र का जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, अन्य सामाजिक जो विज्ञान है उनके साथ इसका क्या संबंध है, कल हम इस वीडियो कवर कर चुके थे। और जिन स्टूडेंट्स ने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लें, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि विधि शास्त्र एक्चुअली में किसे कहते किसे हैं। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो हम देखते हैं। जो ये एक तरह की एक परिभाषा है जो आपके अर्थशास्त्री द्वारा ऑस्टिन द्वारा दी गई है। उन्होंने क्या कहा है कि विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का दर्शन है, कथन की विवेचना कीजिए, कथन की विवेचना कीजिए। और आपके सीधे ही प्रश्न इस तरह से आ जाते हैं, सीधे प्रश्न बनते हैं आपके, इस तरह के ही प्रश्न आ जाते हैं। आपको ये भी नहीं बताएगा कि ये किस अर्थशास्त्री की पंक्तियां या किस अर्थशास्त्री के कथन हैं। विधि शास्त्री इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ, इस चक्कर में अर्थशास्त्री बोल रहा हूँ, विधि शास्त्री। तो ये किस विधि शास्त्र के कथन है, इसके रिगार्डिंग आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। तो इस तरह से आपकी एक लाइन लिखे आ जाएंगी तो कि विधि शास्त्र सुस्पष्ट विधि का दर्शन है, कथन की विवेचना कीजिए। तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको पता रहे कि ये किस विधि शास्त्र के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। तो चलिए ये उत्तर देखते हैं आपका कि विधि शास्त्र की यह परिभाषा ऑस्टिन द्वारा दी गई है, जिसे जेरेमी बेंथम का शिष्य माना जाता है। ऑस्टिन विधि शास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहता था। यानी जो ऑस्टिन था वो शिष्य था बेंथम का, जो विधि शास्त्री बेंथम थे उनका शिष्य था। और जो ऑस्टिन जो था विधि शास्त्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना चाहता था। फिर भी उसने परिभाषा में, देखो अध्ययन तो वैज्ञानिक ढंग से करना चाहता था, लेकिन उसने वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग ना करके दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। कारण ये था कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में सोच एवं चिंतन में विज्ञान से अच्छा दर्शन को माना जाता था। यानी उसकी थिंकिंग तो ये थी कि विधि शास्त्र का जो अध्ययन है, मैं विधि शास्त्र का अध्ययन है उसको वैज्ञानिक ढंग से करूं, लेकिन उसने विज्ञान शब्द का प्रयोग ना करके अपनी डेफिनेशन में दर्शन शब्द का प्रयोग किया। क्योंकि 17वीं और 18वीं शताब्दी में सोच एवं चिंतन पर लोग अधिक एक तरह से जोर देते थे और इसका काफी प्रभाव देखने को मिलता था। चलिए अब इस डेफिनेशन के हम प्रमुख तत्व देखते हैं कि डेफिनेशन के इसके प्रमुख तत्व क्या है इस परिभाषा के। इसमें दो आपके प्रमुख तत्व हैं, जो सुस्पष्ट विधि यानी पॉजिटिव लॉ और दर्शन यानी फिलॉसफी। ठीक है, अब इन दोनों को समझ लेते हैं कि सुस्पष्ट विधि क्या है ऑस्टिन के अनुसार और दर्शन क्या है ऑस्टिन के अनुसार। चलिए, सुस्पष्ट विधि ऑस्टिन के अनुसार इसका अर्थ केवल निश्चित या सशक्त रूप से कही जाने वाली विधि आती है, जो स्वतंत्र राजनीतिक समाज में सरकार द्वारा व्यक्त की जाती है। इसमें देवी विधि, परंपरागत संवैधानिक विधि, अंतर्राष्ट्रीय विधि, फैशन, शिष्टाचार, नैतिकता, रूढ़ि आदि को सम्मिलित न करके केवल सशक्त रूप से कही जाने वाली विधि ही आती है। यानी यहाँ पर ऑस्टिन द्वारा सुस्पष्ट जो विधि है उसका अर्थ लगाया गया है कि इसमें केवल उसी विधि को सम्मिलित किया जाता है जो कि सशक्त और निश्चित रूप से सशक्त और निश्चित रूप से कही जाती है, उसे पॉजिटिव विधि माना गया। चलिए अब उनके अनुसार दर्शन क्या है। परिभाषा में ये दर्शन शब्द यूज किया गया, उसका आशय क्या है। तो ऑस्टिन की परिभाषा में विधि व्यवस्थाओं में
पाए जाने वाले सिद्धांतों और मनोभावों के बारे में बताया गया है। यानी उनकी परिभाषा में सिद्धांतों और मनोभावों के बारे में बताया गया है। और दर्शन से अभिप्राय सामान्य सिद्धांतों से है। यानी ये दर्शन से जो अभिप्राय है उनका अभिप्राय डायरेक्ट आपका सीधे सीधे रूप से सामान्य सिद्धांतों से है। ऑस्टिन द्वारा निश्चित रूप से विद्यमान विधि का अध्ययन, यानी ऑस्टिन द्वारा निश्चित रूप से विद्यमान विधि का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विशिष्ट विधि शास्त्र तथा सामान्य विधि शास्त्र आते हैं। देखिए ऑस्टिन ने दर्शन को सामान्य सिद्धांत कहा है। क्या कहा है? सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत रखा है, जिसमें आपके दो आ जाते हैं, एक तो विशिष्ट विधि शास्त्र और आपका दूसरा है सामान्य विधि शास्त्र। ठीक है, अब ये सामान्य विशिष्ट विधि शास्त्र क्या है, इनको भी चलिए हम समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 विशिष्ट विधि शास्त्र। इसके अंतर्गत वह विधि है जो विशिष्ट क्षेत्र, समुदाय या लोगों तक सीमित है, इसलिए इसे राष्ट्रीय विधि शास्त्र भी कहा जाता है। यानी विशिष्ट विधि शास्त्र केवल वही विधि है जो किसी क्षेत्र या समुदाय तक सीमित रहती है, उसे विशिष्ट विधि शास्त्र यहाँ पर कहा गया है ऑस्टिन के द्वारा। अब ऑस्टिन के द्वारा सामान्य विधि शास्त्र को किस तरह से प्रभावित किया गया है? उनके अनुसार इसकी विधिक प्रणालियाँ जो सामान्य हैं और अलग अलग क्षेत्र, समुदायों या लोगों के अनुरूप परिवर्तित नहीं होती हैं, यह हर जगह समान रूप से देखने को मिलती हैं। समान रूप से देखने को मिलती हैं। सामान्य विधि वो है, आप किसी भी क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ, सभी जगह सामान्य रूप से देखने को मिलेंगी। जैसे इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, दंड आदि। लिखित और अलिखित विधियों में अंतर। जो लिखित विधियाँ होंगी उनमें उनका क्या मूल्य है, एक तरह से क्या इम्पोर्टेंस है, और अलिखित विधियां हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है, दोनों में क्या अंतर रहता है, ये आपको सभी जगह इनके अंतर समान ही देखने को मिलेंगे। लोक अधिकार तथा निजी अधिकार, संपत्ति संबंधी, संविदा संबंधी, ये ऐसे उदाहरण हैं जो सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये हर जगह समान देखे जाते हैं। चलिए अब इस डेफिनेशन का निष्कर्ष देख लेते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है? सुस्पष्ट प्रणालियों से एकत्रित किए गए सिद्धांत सामान्य विधि शास्त्र के बारे में बताते हैं। यानी जो सुस्पष्ट प्रणालियां हैं उससे एकत्रित किए गए जितने भी सिद्धांत हैं वो सामान्य विधि शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और हम सामान्य विधि शास्त्र पढ़ चुके हैं, अभी हमने बताया था सामान्य विधि शास्त्र क्या है, तो उसके बारे में ये बताते हैं कौन से सुस्पष्ट प्रणालियों के सिद्धांत। ठीक है, हाँ। 2 विधि शास्त्र के गुण दोषों से इस डेफिनेशन में कोई सरोकार नहीं है। यानी इस डेफिनेशन में विधि शास्त्र के गुण दोषों के बारे में बताया नहीं गया है। चलिए नंबर 3 सामान्य सिद्धांतों और विभेद अन्य प्रणालियों में भी पाए जा सकते हैं पर समान नहीं हो सकते। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो सामान्य सिद्धांत और विभेद है वो अन्य प्रणालियों में भी मिल सकते हैं। जितनी भी प्रणालियाँ, जितने भी सिद्धांत हैं वो अन्य विषयों में भी मिल सकते हैं। प्रणालियाँ हम विषय से संबंधित देख लेते हैं, लेकिन उन सभी में सिद्धांतों और विभेदों में जो अर्थ विधि शास्त्र है उनका अर्थ वहाँ पर अलग होगा, यानी समान नहीं होगा। चलिए 4 विशिष्ट विधि शास्त्र व्यवहारिक है। ये जो विशिष्ट विधि शास्त्र है वो व्यवहारिक है, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष क्षेत्र में ये पनपती है, व्यवहार से पनपती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ये एक व्यवहारिक विषय है। ठीक है, विशिष्ट विधि शास्त्र। अब इसके बाद में कई आलोचनाएं भी हुई हैं इस डेफिनेशन की। जो ऑस्टिन ने ये डेफिनेशन दी है उसकी कई आलोचनाएं हुई हैं। तो आलोचकों में मुख्य रूप से हॉलैंड, सामंड, डायस और बकलैंड प्रमुख विधि शास्त्री रहे हैं जिन्होंने ऑस्टिन की आलोचनाएं की हैं। उनको हम देख लेते हैं। तो जिसमें हॉलैंड सबसे पहले कौन है? हॉलैंड। इन्होंने ऑस्टिन द्वारा वर्गीकृत विशिष्ट और सामान्य विधि शास्त्र के वर्गीकरण का विरोध किया है, क्योंकि इनके अनुसार विधि शास्त्र एक प्रगतिशील विज्ञान है जो सार्वभौमिक भी है। इन्होंने कहा है
कि ये जो विधि शास्त्र का इन्होंने वर्गीकरण किया है सामान्य विधि शास्त्र, ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है, क्योंकि विधि शास्त्र एक प्रगतिशील विज्ञान है जो समय के साथ बदलती रहती है, यही सार्वभौमिक है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने हॉलैंड ने इनका विरोध किया है। चलिए, जो अगले विधि शास्त्री हैं सामंड, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने विरोध अव्यवहारिकता के आधार पर किया है तथा कहा है कि विधि शास्त्र विषय के रूप में सभी प्रणालियों पर समान रूप में पाया जाना आवश्यक नहीं है। उन्होंने अव्यवहारिकता पे कहा है कि ये अव्यवहारिकता का विरोध किया है इन्होंने विरोध किया है कि अव्यवहारिकता के आधार पर उन्होंने कहा है कि विधि शास्त्र विषय के रूप में सभी प्रणालियों में समान रूप से मिल सके, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो अन्य विधि शास्त्री हैं डायस, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने किस तरह से विरोध किया है या आलोचना की है? विरोध या आलोचना। ठीक है, हाँ। उन्होंने कहा है कि विधिक अवस्था का कोई आधार नहीं बताया। उन्होंने कहा है कि जो ऑस्टिन महोदय हैं, उन्होंने इस विधिक अवस्था का कोई भी आधार नहीं बताया है। इनके अनुसार सामान्य सिद्धांत सामान्य मान लिए जाने वाले होते हैं। यानी इन्होंने कहा है कि जरूरी नहीं है जो सामान्य सिद्धांत एक तरह से समान रूप से सभी जगह लागू वही हो। इन्होंने कहा है कि सामान्य सिद्धांत होते हैं वह सामान्य मान लिए जाते हैं, वो सामान्य रहते हैं, ना कि किसी विशेष क्षेत्र समुदाय तक सीमित रहते हैं। चलिए, तो इसके बाद बकलैंड जो हैं वो भी एक आलोचक के रूप में प्रमुख रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ऑस्टिन ने सामान्य विधि शास्त्र को व्यवहार में नहीं अपनाया। यानी इन्होंने ये कहा है कि ऑस्टिन ने जो दो डिवाइडेशन किए थे, विशिष्ट विधि शास्त्र और सामान्य विधि शास्त्र, उसको व्यवहार में नहीं अपनाया। ऐसे ही उन्होंने एक तरह से मान्यता या फिर सोच समझ अपनी समझ के आधार पर ही कर दिया, उसको व्यवहार में नहीं लाया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी अब हमारी इस सीरीज की सेकंड वीडियो जो ऑस्टिन की डेफिनेशन को समझाती है, ऑस्टिन की परिभाषा जो उन्होंने विधि शास्त्र के संबंध में दी है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर, ये कहने की ज़रूरत ना पड़ा करे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।